ध्यान दिया है प्रधानमंत्री ने, तो इस चीज को भी देश भूलेगा नहीं। आंकड़े बदल रहे हैं, 303 से 2 से आप 294 पे आ गए। अफजल भाई सर, ये कैप्टन साहब बड़े अच्छे डिफेंड कर रहे हैं बीजेपी को बैठ के, और इनका कर्तव्य भी बनता है कि डिफेंड करें। मगर सर, जब ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, और साथ में एक बात और कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को इन्होंने उससे निकाल दिया, किससे? गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया। तो भैया, ये 80 करोड़ लोग कौन है? क्यों दे रहे हैं आप इनको राशन, जब आपने 25 करोड़ को? पूजा हमारे साथ मौजूद है, आऊंगा आपके पास। पूजा हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से। पूजा, तमाम सहयोगी आपके साथ भी मौजूद हैं, क्या अपडेट्स हैं सीट्स का सिलसिलेवार बताइए। और दूसरा, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता वहां पर मौजूद हैं, क्या अभी भी वो कॉन्फिडेंट है कि टैली बदलेगी और वो 325 350 क्रॉस करेंगे? बिल्कुल, यही क्वेश्चन मैं नीता जी से दोहराना चाहूंगी कि क्या आप इतना कॉन्फिडेंट अभी भी हैं, क्योंकि देखिए टैली में लगातार आप देख रहे हैं राज्यवार तरीके से सीट में किस तरह से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नहीं, अभी भी हमारा टारगेट जो है हम उसको टच करेंगे। ठीक है, ये अप डाउन्स होते रहते हैं, इतनी जल्दी हमें ना, वैसे भी फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना हम किसी पे ब्लेम करने वाले हैं। हम अपने अंदर झांकेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ लूप होल रह गए हैं, कहाँ कहाँ हमें मेकअप की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ पे हमें वर्क करने की रियलिटी में, मतलब रियल फैक्ट्स को चेक करके हम वर्क करेंगे। लेकिन हम कभी किसी पे ब्लेम नहीं करेंगे और न किसी को कैटेगरी में खड़ा करेंगे। हम बहुत ही अच्छे तरीके से गवर्नमेंट बनाएंगे और इसमें कोई बट नहीं है, इन लोगों को बोलने दीजिए। और हमारा अभी मार्जिन बहुत अच्छा बढ़ेगा। अभी जो लोग पीछे भी चल रहे होंगे आपकी नॉलेज में, वो आगे आएंगे और हम अच्छे बहुत ही हेल्दी नंबर से आगे आएंगे। इसमें ठीक है, तो नीता जी अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है, लेकिन राज्यवार तरीके से एक अपडेट मैं अपनी टीम से लेना चाहूंगी। रचना, क्या अपडेट मिल पा रहा है फिलहाल? बिल्कुल, अगर झारखंड की अगर यहाँ बात करें तो खूंटी जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, अर्जुन मुंडा जो कि 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के, फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। और अगर बात करें कितने वोटों से पीछे चल रहे हैं, तो तकरीबन 3607 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अगर पिछली बार की जीत के अंतर की बात करें तो तकरीबन 1407 का ये अंतर था जब उन्होंने जीत हासिल की थी। फिलहाल अगर दूसरी सीटों की बात करें तो यहाँ ढुल्लू महतो जो कि धनबाद से हैं, बीजेपी के ढुल्लू महतो, वो आगे चल रहे हैं तकरीबन 7000 वोटों से। और अगर इनकी बात करें तो इनके बारे में कहा गया था, जब राजनाथ सिंह रैली करने गए थे तो राजनाथ सिंह ने कहा था कि बेशक लोगों की नाराजगी ढुल्लू महतो से है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के नरेंद्र मोदी को देखते हुए वोट करें और उनकी सरकार बनाने में मदद करें। फिलहाल अगर बोकारो की बात करें तो यहाँ से चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि AJSU से हैं, वो 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ठीक है, कंचन आपका रुख करेंगे कि क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि देखिए लगातार जो टैली है वो बदलाव कर रही है। उत्तराखंड में अगर हम नजर डाल रहे हैं तो पांचों की पांचों लोकसभा सीट जो कि 2019 में भी बीजेपी के खेमे में गई थी, अभी वहां अपडेट कुछ मिल पा रहा हो, और अलग राज्यों से? बिल्कुल, उत्तराखंड की चारों सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा दिल्ली की भी 7 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है। और खास तौर पर बात की जाए, जैसे कि मैंने कहा था कि 2 सीटें ऐसी थी जहां पे दक्षिणी दिल्ली की सीट और साथ साथ चांदनी चौक सीट और नॉर्थ ईस्ट सीट को लेकर के भी कहा जाता है काफ़ी टफ कंपटीशन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कन्हैया कुमार को यहाँ पर उतारा गया था, क्योंकि पूर्वांचल एरिया यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पूर्वी भारत के काफ़ी सारे लोग हैं, विधानसभाएं जो आती है वो आम आदमी पार्टी के पास ही हैं। लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर कन्हैया कुमार जो है वो मनोज तिवारी से फिर से मतलब पीछे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मनोज तिवारी यहाँ हो सकता है हैट्रिक लगा जाए, एक बार फिर से यहाँ से जीते, क्योंकि शीला दीक्षित को भी हरा चुके हैं। और इसके अलावा बात की जाए मंडी सीट काफ़ी हिमाचल प्रदेश की काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट रही, और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कैंपेनिंग के लिए पहुंचे थे। साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई से उनकी जो थी तुलना कर दी थी कंगना रनौत की। और कंगना रनौत को लेकर बता दूं कि इस समय 32,426 वोटों से इस समय आगे चल रही है। और विक्रमादित्य सिंह की अगर बात की जाए तो इस समय वो पीछे चल रहे हैं, 24,000 मतों से पीछे चल रहे हैं। साथ ही साथ एक और अपडेट दे दूं मैं आपको, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह के लिए साख की बात भी है, हालांकि ये मंत्री भी हैं हिमाचल में, लेकिन इस सीट को लेकर, मंडी सीट को लेकर इनको उतारा गया यहाँ पर। और ये परंपरागत सीट रही है, क्योंकि वीरभद्र सिंह यहाँ से रह चुके हैं सांसद, उनकी माता जी अभी निवर्तमान सांसद भी हैं। और अगर विक्रमादित्य सिंह इस सीट पर पीछे जा रहे हैं तो अपने आप में ये कांग्रेस के लिए झटका ही कहा जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ और अपडेट दे दूं, गुरुग्राम सीट पर इस समय बात की जाए तो राव इंद्रजीत जो है वो पीछे चल रहे हैं, राज बब्बर जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो वो भी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं और यकीनन 37
50,000 मतों से ज़्यादा उनका बताया जा रहा है। राहुल गांधी जो है वो 50,000 मतों से रायबरेली सीट से आगे चल रहे हैं। और एक सीट मैं बात जरूर करना चाहूँगी बरेली सीट को लेकर के, क्योंकि बरेली सीट पर संतोष गंगवार जो कि सांसद थे, लेकिन उनकी टिकट को काट करके यहाँ छत्रपाल जो हैं उनको गंगवार उनको उतारा गया था। लेकिन अपडेट ये मिल रही है कि 8,000 मतों से वो भी आगे चल रहे हैं और प्रवीण सिंह ईरान जो है वो पीछे चल रहा है। ये बड़ा अपडेट आपने दिया। दक्षिण का क्या अपडेट मिल पा रहा है? पूजा, दक्षिण में देखा जाए तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु में अकेले अन्नामलाई ने बीजेपी की अलग जगह रखी है और कोई सीट बीजेपी के खाते में फिलहाल जाते हुए नहीं नजर आ रही है। अन्नामलाई लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और काफी सारे, और हम बात करें कर्नाटक की, अगर हम बात करें तो शिवमोगा की अगर हम बात करें तो वहां पर गीता शिवकुमार जो है वो दूसरे नंबर पर है। बीएसपी का एक कैंडिडेट है जिसने वहां पर बढ़त बना रखी है। BY राघवेंद्र जो कि BS येदियुरप्पा के बेटे हैं, वो फिलहाल कह सकते हैं कि तीसरे नंबर पर वहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें धारवाड़ सीट की, प्रहलाद जोशी वहां से मंत्री हैं, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हावेरी सीट की बात करें, बसवराज बोम्मई एक्स CM है, वो वहां पर आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बीदर सीट की बात करें तो भगवंत कुंभा मंत्री हैं, वो वहां पर फिलहाल पीछे चल रहे हैं। सागर खंडरे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो वहां पर आगे लगातार चल रहे हैं। गुलबर्गा की बात करें तो उमेश जी यादव आगे चल रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधाकृष्ण वो वहां से पीछे चल रहे हैं। तो कर्नाटक से कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बेहद राहत भरी खबर। लेकिन तमिलनाडु और केरल दो राज्य ऐसे हैं जहां से अभी भी सिर्फ, अगर तमिलनाडु की बात करें तो एक सीट पर देखा जाए तो अन्नामलाई लगातार उस पर बीजेपी का परचम लहराए हुए हैं। लेकिन केरल की कोई भी ऐसी सीट फिलहाल सामने नहीं नजर आ रही जहां से बीजेपी के लिए राहत भरी खबर हो, बीजेपी के लिए अच्छी खबर हो। ठीक है, पश्चिम भारत की 78 सीट हैं जिसपे अनुपमा लगातार नजर बना के रखी हुई हैं। क्या पश्चिम भारत में अपडेट मिल? अभी तक गुजरात की सीटों का जिक्र नहीं हुआ पूजा, उनका भी जिक्र कर दे बहुत देर से। वैसे तो क्लीन स्वीप करी है, बीजेपी का गढ़ रहा है गुजरात देखा जाए। लेकिन अगर हम राजकोट पर नजर बनाएं तो देखिए नरेंद्र मोदी का चुनावी जो राजनीतिक सफर है वो यहाँ से शुरू हुआ है और आगे चल रहे हैं पुरुषोत्तम भाई रूपाला, बीजेपी से हैं, वो आगे चल रहे हैं। और भरूच की अगर बात कर ली जाए तो मनसुख भाई वसावा बीजेपी से आगे चल रहे हैं। यहाँ आज़ादी के बाद पूजा 1991 से 1984 तक कांग्रेस जीतती रही है। हालांकि 1989 में बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की थी और अभी तक उसका दबदबा यहाँ पर है। अब हम नवसारी की अगर बात कर लें तो नवसारी में देखिए CR पाटिल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो आगे चल रहे हैं 2,10,784 वोटों के साथ। वहीं ये आपको अगर इस सीट के बारे में बता दें तो 2008 से परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई और 2009 में बीजेपी ने जीत हासिल की और तब से बनी हुई है। वहीं गांधीनगर की बात कर लें तो गांधीनगर में देखिए सभी को पता है कि अमित शाह आगे चल रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात कर लें तो हम आंकड़े आपको बता दें कि 2,47,086। ये बहुत अच्छा आंकड़ा है, शुरुआत में ही एक अच्छे आंकड़े के साथ अमित शाह आगे। और उम्मीद भी है क्योंकि देखिए 1989 से बीजेपी लगातार यहाँ से जीत रही है। समझ रही हैं आप, 1989 से, जब शायद आप नहीं आई थी, पैदा भी नहीं हुई थी, तभी 1989 से बीजेपी का गढ़ रहा है ये गांधीनगर। तो मुश्किल दिख रहा है कांग्रेस के लिए, हालांकि मतलब बीजेपी के लिए रहा आसान। बिल्कुल। ठीक है, उत्तर पूर्व में देख रहे हैं 25 सीटें हैं, 25 सीटों पे क्या है आपकी नज़र? देखिए 25 सीटों में अब तक ये अपडेट मिल रही है कि 12 पर बीजेपी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है और 6 पे कांग्रेस है। अरुणाचल की ईस्ट की बात करूं तो यहाँ पर तापिर सिंह जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बोरा सीराम पीछे चल रहे हैं और जो हर सीट जो है बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है वहाँ पर गौरव गोगोई जो है 2400 वोट से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, तपन पीछे अब चल रहे हैं। वहीं मैं अगर अरुणाचल वेस्ट की बात करूं तो किरण रिजिजू जो है 5,408 वोट से आगे चल रहे हैं और नोबन तुर्की पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिपुरा में दोनों सीट पर बीजेपी आगे बढ़ रही है और इस दौरान मेघालय की तुरा सीट जो है वहां पर अगस्ता सांगमा जो है 64,000 वोट से आगे चलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ पर पीछे चलती हुई नजर आ रही है। इनर मणिपुर आउटर मणिपुर की बात कर लेती हूँ, यहाँ पर बिमोल अखोई जो है वो 13,000 सीट से वोट से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं और खिचोई तिमोन जो है वो पीछे चलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से क्या अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार काफ़ी देर से जो है 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन फिलहाल इसी के साथ देखिए इंदौर जो स्वच्छता में तो नंबर 1 है, लेकिन इस बार एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है इंदौर ने। लोकसभा चुनाव में अब तक सबसे ज़्यादा नोटा पर मतों में इंदौर ने रिकॉर्ड बनाया है। नोटा को 59,463 मत, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने इसको लेकर अभियान भी चलाया था। आपको याद होगा कि नोटा अभियान जो है कांग्रेस की तरफ से चला गया था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को डर था। और 2019 अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, देखिए किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? बिहार के गोपालगंज का रिकॉर्ड तोड़ा है इंदौर ने। वहां पर
51,660 वोट नोटा, पूनम, क्योंकि आप मध्य प्रदेश को आप बहुत करीबी से हमेशा देखते आई हैं, रिकॉर्ड जो है टूटा है। पूनम, मध्य प्रदेश की राजनीति पे आप बहुत बखूबी और बहुत पैनी नजर रखती आई हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि विदिशा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1,88,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं, उनको प्यार मिल रहा है जनता का बराबर? बिल्कुल, देखिए मामा के साथ प्यार तो था ही, क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव के दौरान की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, जीत वहां पर भी हुई थी, तो साफ तौर पर पहले से पता था। और खास तौर से विदिशा सीट क्योंकि बीजेपी का गढ़ रही है, इससे पहले भी हम देखें तो लगातार बीजेपी से सुषमा स्वराज जो थी वो यहाँ से सांसद थी, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी एक बार यहाँ से सांसद रहे, यानी कि ये सीट कहीं ना कहीं तय थी कि बीजेपी के फेवर में जाना है। और एक बार फिर जो है भांजियों का प्यार, बहनों का प्यार, इसी के साथ जो है मामा को सभी का प्यार मिला। इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या कुछ कहती हैं पहले वो देखते हैं, उसके बाद हमारे गेस्ट मौजूद रहेंगे। अमेठी से, उत्तर प्रदेश से अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तब आपको लिए चलेंगे। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गेस्ट गर्ग साहब। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अब यहाँ पर दिखने लगा है, क्योंकि ग्राफ जो है वो लगातार नीचे भी जा रहा है, इंडिया का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या देखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ से सबसे बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है, मैजिक नहीं चल रहा वहाँ पर। मैंने बताया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को रिपीट किया है। जो दो बार जीते थे उनको तीसरी बार मौका दिया। तो कभी बार होता है कि 10 साल अगर आप क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं तो बहुत सारी आशाएं जो जनता की होती हैं, खासकर व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, नहीं पूरी हो पाती, और इसी के लिए हम कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो नज़र आ रहा है मुझे, और लेकिन ये कैंडिडेट्स के खिलाफ है। मैं इसको एनडीए के खिलाफ नहीं मानता और ना ही मोदी जी के खिलाफ मानता हूँ। ये मुझे लगता है जो कैंडिडेट सिलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ जरूर गड़बड़ हुई है, जिसके आप देखो दिल्ली में 7 में से 6 लोगों को बदल दिया गया। अगर ना बदला गया होता हो सकता है दिल्ली का नज़ारा भी इस समय इंडी अलायंस के पक्ष में नजर आ रहा होता, ना कि उनके पक्ष में। आता हूं गर्ग साहब। धनंजय गिरी हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं। धनंजय भाई, स्वागत है आपका बहुत बहुत। टैली लगातार बदलती जा रही है, 300 टच कर रहा था पहले एनडीए, अब थोड़ा सा नीचे है। इंडिया गठबंधन का हौसला बुलंद है, कह रहे हैं 295 से 310 तक हम लेके जाएंगे। टैली बदलेगी 2 घंटे में। बीजेपी का रिएक्शन? धनंजय भाई आवाज पहुंच रहा है जी। यही कह सकते हैं इंडिया अलायंस को, हम इंडिया अलायंस को सिर्फ यही कह सकते हैं कि भाई आप संवैधानिक संस्थाओं पर ठीकरा फोड़ना और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना और तमाम तरह की, इन्हीं की जनता पर इन्हें पहले ही विश्वास नहीं था और जनता पर हमें पूर्ण विश्वास है। इसीलिए जनता के कदमों में सर झुका करके हम अपनी बात कह रहे थे और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी जब परिणाम में आएंगे, नतीजे आएंगे, जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो इससे बेहतर और सुखद परिणाम होंगे, ऐसी हमें पूरी अपेक्षा है। क्योंकि जनता, जन विश्वास, जन आस्था, लोकमत, जनमत, अभिमत, बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ भारत की जनता का है। एक तरफ आप देखिए हम विश्वास से लबरेज हैं, दूसरी तरफ अविश्वास का बोलबाला है। आज लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर उठ रही उंगलियां, लगातार इस देश की जनता पर सवाल, लगातार सब पे हमले कर रहा है इंडिया अलायंस, भारत की संस्कृति पर हमला कर रहा है, भारत की सभ्यता पर हमला करना, भारत के तमाम चीज़ों की तरह कोशिश करना। और एक तरफ सकारात्मक राजनीति का परिचय देती भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नीति सरकार, जो नित्य नए निरंतर पायदान पर, नए ऊंचाइयों पर लेकर के नेशन को जा रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जब नतीजों में रिजल्ट कन्वर्ट होगा तो बेहतर होगा, परिणाम हमारे अनुकूल होगा, हम जैसा हम सोच रहे हैं। क्योंकि हम भी जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, आम लोग हैं, गांव गरीब किसान हैं, कोई हम चमड़ी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं। जो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे दावा क्या है, दावा 1-2 घंटे के बाद दावा क्या है? जो जनता का हमसे वादा है वही हमारा दावा है। जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ हैं और जनता का दिया हुआ आशीर्वाद हमारे सराखों पर स्वीकार है। चलिए, ईशान त्यागी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। ईशान भाई, किस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, एनडीए की सुई कहीं ना कहीं अब अटकी है 290 और 300 के बीच में, 230-240 तक इंडिया गठबंधन वेव कर रहा है। किस तरीके से आप इन रुझानों को देखते हैं और फाइनल रिजल्ट क्या तस्वीर इंडिया गठबंधन के जहन में? देखिए, अभी तो 3 घंटे की काउंटिंग हुई है और भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी से बोलने लग गए हैं कि ये तो शुरुआती रुझान है। हालांकि 3 घंटे की काउंटिंग निकल चुकी है, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो चुकी होगी, अब तक पूरी ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई होगी। और अगर आप देखें
तो जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र बड़े भाई हैं धनंजय गिरी जी, वो कह रहे थे कि हमने सकारात्मकता की राजनीति करी, तो सबसे ज्यादा नकारात्मक राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है और वो सबके सामने स्पष्ट हो रहा है। जितने भी एग्जिट पोल से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी गई थी वो सारा ध्वस्त होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। वो सारा एक नैरेटिव ध्वस्त होते हुए नजर आ रहा है कि एक गुब्बारा, मैं तो अक्सर डिबेटों में बोला करता था भाई साहब कि एक गुब्बारा बनाया जा रहा है 400 पार का, जिसमें पिन लगाने का काम जो करेगा, वो जो पिन का नाम होगा वो इंडिया गठबंधन की पिन का नाम पिन है। तो वही आपको दिखा नजर आ रहा है कि 400 पार का जो धीरे एनडीए की अभी तक आप 200 से नीचे आने वाली है और हमारी टैली जो है वो 295, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी बोला है, और उससे मैं तो कह रहा हूँ कि शायद उससे ऊपर ही रहेगी। मेरा पर्सनल मानना यह है कि 300 से ऊपर आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की टैली धीरे धीरे जाएगी। और उसके कई कारण हैं, क्योंकि जब हम जनता के बीच गए तो हम जनता के मुद्दे लेकर गए थे, आम जनमानस के मुद्दे लेकर गए थे और वही मुद्दे जनता को पसंद आए। जनता ने नकारात्मक राजनीति को, घृणा की राजनीति को, फरेब की राजनीति को, झूठ की राजनीति को नकारने का कहीं ना कहीं काम किया है। अगर आप देखेंगे अभी तो 2 घंटे का समय बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपको आंकड़ा आपको धीरे पहले 250 के ऊपर दिखेगा हमारा, और उसके बाद धीरे 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 290 के ऊपर आपको दिखना शुरू होगा। गर्ग साहब, ये आंकड़ा 250 के ऊपर दिखेगा और उसके बाद 290 के ऊपर दिखेगा, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया था। कितना सटीक पोल कितना सटीक पोल कांग्रेस का लग रहा है आपको? मुझे 2 चीजें समझ में नहीं आई। एक, 228 देख के मेरे कांग्रेसी साथी ने कहा कि देखो ये तो बोली गलत रहे थे, देखो नतीजे बता रहे हैं कि हम लोगों के पक्ष में आ रहा है, जबकि वो अभी कम से कम 70 जो ये दिख रहा है करीबन 65 सीटें पीछे चल रहे हैं एनडीए गठबंधन से। तो अगर यही सही है तो फिर इसको भी सही नहीं मान रहे, बोले नहीं ये बदलेगा, और इसको सही बताते हुए बता रहे हैं देखो ये 400 पार कर रहे थे, ये तो 400 पार नहीं जा रहे। तो दोनों में से एक चीज तो तय कर लो, ये जो नतीजे दिख रहे, रुझान दिख रहे हैं, यही नतीजों में बदलेंगे या बदलेंगे। अगर ये बदलना है तो फिर दोनों पक्ष जो कह रहे हैं वो भी है। एनडी गठबंधन कह रहा है नहीं हम वापस वो 350 पार कर जाएंगे, इंडी गठबंधन कह रहा है कि नहीं हम पार करेंगे, तो फिर तो इंतजार ही करना पड़ेगा। तो मेरा कहना है, मैं ये मान के चलता हूँ अगर 2 घंटों के बाद जो रुझान आता है वो करीबन नतीजों के आसपास होता है। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि सरकार एनडी गठबंधन की बनेगी, लेकिन इस बार विपक्ष जो है बहुत मजबूत होकर उभरा है और एक अच्छे सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मुझे लगता है उनके पास काफी संख्या है। अफजल भाई, सरकार तो एनडीए गवर्नमेंट की बनेगी ये भी दावा किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। सर, सभी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि भाई ये अभी टैली में नीचे ऊपर हो रही है, तो जैसे जैसे काउंटिंग होगी वैसे वैसे हम बता रहे हैं कि भाई काउंटिंग के हिसाब से इसमें अभी काफ़ी रद्दोबदल होना बाकी है, मगर हमारे जो अपने आंकड़े हैं हमें पता है कि हम 295 प्लस के करीब जाएंगे। तो ये जब तक 4 बजे तक आप देखेंगे हम इसको क्रॉस करेंगे पक्का 101%। 65-70 सीटों का डिफरेंस है सिंह साहब, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि सरकार ये बनाएंगे, इंडिया गठबंधन के लोग बनाएंगे, 295, 200, 300 तक जाएंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस दिन चुनाव हुए थे उसी दिन शाम को सामने आके मीडिया के सामने आके दावा किया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कम से कम अब ये जो बार बार सवाल उठते थे वो नहीं उठेंगे। देखिए भूपेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने हरदम जितनी भी संसदाएं हमारी हुए, चाहे चुनाव आयोग हो या अन्य हो, दूसरी मीडिया हो, मैंने हम सबका सम्मान करते हैं, सम्मान में हर किसी को सम्मान देते। इन्होंने कभी सम्मान नहीं किया है। जिस तरह से अभी तक चुनाव आयोग को किस तरह से कोस रहे थे, ईवीएम को कोस रहे थे, सबके ऊपर ब्लेम लगा रहे थे, मगर अब ये ब्लेम इनका कहाँ गया? इनको वो सोचना चाहिए कि कल तक आप जो ईवीएम के ऊपर ब्लेम लगा रहे थे, चुनाव आयोग पे लगा रहे थे, अगर किया होता तो क्या आपकी सीटें इस तरह से दिखाई देती जो रही दिखाई दे रहा है सामने? तो इनको सोचना चाहिए कि झूठ थोड़ा कम बोले। अब रही बात, हमें आज अभी भी पूरा विश्वास है कि नतीजे बदलेंगे और हम जो है ना 350-400 तक पहुंचेंगे। सरकार हमारी पूर्ण बहुमत के साथ, बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि देश ने इस चीज को अच्छी तरह समझा है कि देश को पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जिसने देश को नए आयाम तक ले गया है, जिसने G20 की मीटिंग भारत में कराई है, जो आज दिन तक कभी न कांग्रेस 60 साल शासन करने में सोच चुकी या अन्य इनकी पार्टियां जो सहयोगी दल रहे ये सोच सके। हम जो ये और तो और ये अंग्रेजों की बनाई हुई सांसद में अभी तक बैठ रहे थे, हमने उसको भी बदल के दिखाया है कि अब वो सांसद जर्जर हो चुकी है। धनंजय भाई, 272 का आंकड़ा आप रुझानों में छू चुके हैं।
93 पर आप टैली में चल रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कितनी उम्मीद कि ये आंकड़ा 300 सवा 300 के पार जाएगा, और दूसरा ये अगर कमी रहती है तो उसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा? नहीं, अभी तो रिजल्ट आने हैं। अब रिजल्ट जब आएंगे तो हम बेहतर से बेहतरीन करेंगे। 14 से हमने 19 में बेहतर किया, 24 में हम उससे भी बेहतर करेंगे। और ये हम जनता के लोग हैं, जनमानस के लोग हैं, और जो कोई भी स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति जो 5 पीढ़ियों से कांग्रेस से एक परिवार के पोच बनी हुई है, उससे कोई भी इस देश का नाम गांव गरीब किसान नौजवान जुड़ना नहीं चाहेगा। और 5 पीढ़ियों से किए गए अत्याचार को तो खुद राहुल गांधी निकल के बता चुके हैं कि मैंने देखा है कि इस देश के पिछड़े समाज पर, इस देश के दलित समाज पर कैसे मेरी दादी दादा नाना नानी पिताजी के समय में, मनमोहन सिंह के समय में। तो इस देश का आप मुतमईन रहिए, आश्वस्त रहिए, निश्चिंत रहिए। और दूसरी बात, कांग्रेस को न खुद पर भरोसा है, न इस देश की जनता पर भरोसा है, न इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है, न मशीन पर भरोसा है। कांग्रेस को सिर्फ भरोसा है तो झूठ पर, छल पर, प्रपंच पर, जो कर करके कांग्रेस यहाँ तक आई है। इसलिए इस देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। हाँ, हम असहमतियों का समान लोकतंत्र है, कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में आए और मजबूत विपक्ष की रचनात्मक भूमिका निभाए, ऐसी हम भी अपेक्षा करते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस मोरल ग्राउंड पे तो पहले भी हार चुकी है। जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो अमेठी से राहुल गांधी का भाग जाना, ये तो मोरल हमारी विक्ट्री हो चुकी है। इलेक्ट्रल विक्ट्री बाकी है। इलेक्ट्रल विक्ट्री हम कहां तक कर पाते हैं, कहां तक जीत पाते हैं? लोकतंत्र और जनतंत्र जमहूरियत का सम्मान करके मोरल विक्ट्री तो हमारी पहले से, और जनतंत्र पर, लोकतंत्र पर लगातार हमला करके कांग्रेस की मोरल डिफीट तो पहले से हो चुकी है। इलेक्ट्रल डिफीट कुछ घंटों में आनी बाकी है, जो देश की जनता के आशीर्वाद से आ जाएगी, और इसका परिणाम हम सबके सामने होगा। हम सब देखेंगे कि जो लोग देश की संवैधानिक संस्थाओं पर, जो लोग देश अनर्गल बातें करते हैं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं, झूठी बातें करते हैं, इस देश की जनता का अपमान करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते, उन्हें देश की जनता कभी मौका नहीं देगी, और बल्कि और नीचे ले जाएगी। और दूसरी तरफ वो लोग जो जन गण मन का सम्मान करते हैं, जन गण मन की पीड़ा को, उनकी वेदना को, उनको सम्मान देते हैं, उनको मान देते हैं, उनको खड़ा करते हैं, उनको जीवंत और प्राणवंत करते हैं, ऐसी जनता भारतीय जनता पार्टी को, इस देश की भारत की जनता भर भर कर, भारतीय जनता पार्टी को भर भर के प्यार मिल रहा है। ये टैली चेंज होगी। ईशान भाई, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दावा, एनडीए का दावा कि वो आराम से क्लीन मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ईशान त्यागी। नहीं, देखिए, आज के दिन में कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, क्योंकि हेलो, जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। हाँ, तो आज का दिन देखिए रिजल्ट का दिन है। आज का दिन जो हमारे देश की देवतुल्य जनता ने जो रिजल्ट दिया है, जितना भी अपना मत का अधिकार का प्रयोग करके उन्होंने अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने का जो काम किया है, आज उसका दिन है। तो आज मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, कोई कटु बात नहीं करूंगा, कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, और आज के दिन मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जो चुनावी कि ऐसा लगे कि मैं चुनाव की राजनीति करने का काम कर रहा हूं। तो देखिए, आज का दिन जितना अभी आप दिखा रहे हैं, उस समय के आसपास हम ऑलरेडी 220 क्रॉस कर चुके हैं। तो एक कहीं ना कहीं वो गुब्बारा तो ध्वस्त हो ही चुका है। दूसरी बात मेरे भाई ने करी अमेठी की, तो मैं भाई की थोड़ा सा, धनंजय भाई की अपनी नॉलेज को थोड़ा सा दुरुस्त कर देता हूं कि वहां से स्मृति ईरानी जी, जिनको बोला जा रहा था कि वो राहुल गांधी जी को चुनाव हरा सकती हैं, इतने बड़े बातें की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि राहुल गांधी जी वहां से चले गए, भाग गए, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। वहां पे वो ही स्मृति ईरानी केएल शर्मा जी से 20,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रही हैं। सुबह से जब से काउंटिंग का प्रारंभ हुआ है, तब से वो एक भी बार लीडिंग में नहीं आई है, वो हमेशा ट्रेलिंग में ही रही हैं अभी तक पिछले 3 घंटे से। तो ये तो जवाब रहा कि अमेठी में हमने ये करके दिखा दिया कि अमेठी में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उनके खिलाफ, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से नहीं मिलती थी, उनमें एक घमंड था, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उन्हीं की लैंग्वेज है। और उसी को हराने का काम, उसी व्यक्ति को हराने का काम हमारा एक धरातल का कार्यकर्ता केएल शर्मा जी करने का काम कर रहे हैं। रही बात राहुल गांधी जी की, देखिए राहुल गांधी जी आप साउथ से भी लड़ गए और नॉर्थ से भी लड़ गए। जो आदमी दक्षिण से भी लड़ सकता हो, उत्तर से भी लड़ सकता हो, तो आप मानेंगे कहीं ना कहीं कि राहुल गांधी जी की जो एक्सेप्टेंस है पूरे देश में, वो प्रधानमंत्री मोदी जी से ज्यादा है। तो वो वायनाड से भी आगे चल रहे हैं एक बड़े मार्जिन से, और वो रायबरेली से भी आगे चल रहे हैं बड़े मार्जिन से। गर्ग साहब, यहाँ पर टैली को हम बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन इस टैली के पीछे के कारणों को भी हम जानना चाहेंगे।
अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो रुझानों में तो कम से कम गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने एनडीए गठबंधन को पीछे छोड़ दिया। निसंदेह कोहली जी, इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा सूबा माना जा रहा है, 80 सीटें वाला, लोकसभा सीटें वाला है, उसमें एसपी और कांग्रेस ने मिलकर बहुत कड़ी ना सिर्फ टक्कर दी है बल्कि आधी की आसपास की सीटें रुझानों में दिख रहा है जीत रही हैं। और ये बहुत बड़ा मार्जिन है, कोई छोटा मार्जिन नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर इंडी गठबंधन ठीक से बन गया होता, अगर इसमें ममता भी शामिल होती, जेडीयू भी शामिल होता और बीएसपी भी शामिल होती, महाराष्ट्र में टूट ना हुई होती, तो शायद एनडीए अलायंस को बहुत ज़्यादा तकलीफों को सामना करना पड़ता। लेकिन मौजूदा हालत में मुझे ऐसे दिख रहा है कि ठीक है, थोड़ा कम बहुमति से ही, लेकिन एनडीए अलायंस दोबारा से सरकार बनाने में कामयाब होगा। ये बात ज़रूर है कि इस बार जो विपक्ष है वो बहुत मजबूत है और मजबूती की तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा ही है। लेकिन कहीं ना कहीं एंटी इनकम बेसी फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है कि ये एंटी इनकम बेसी फैक्टर सरकार के खिलाफ ना होकर सांसदों के खिलाफ तो पक्का रहा है। और जहां जहां सांसद नहीं बदले, बाद में जब हम एनालाइज करेंगे कौन हारा कौन जीता है, अभी तो समय नहीं है, तो शायद मुझे लगता है ये ध्यान में आ जाएगा कि जो सांसद लगातार रिपीट हुए, हारने का चांस उनका ही सबसे ज़्यादा बन रहा है। ईवीएम पर ठीकरे की बात लगातार हो रही थी। बीजेपी कह रही थी कि हारेंगे तो इंडिया गठबंधन हारेगा तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, संवैधानिक इंस्टीट्यूट्स को जो है उसको निशाना बनाया जाएगा, और ये बनाते भी रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे थे कैप्टन साहब। देखो, ये भूपेश जी, इनकी ये शुरुआत ही रही है कि जैसे इन्होंने पहले से, जब इन्हें लगा कि जो एग्जिट पोल आए उनमें इनको हार दर्शाई जा रही, तो इन्होंने अपना वो अलाप शुरू कर दिया था ईवीएम और चुनाव आयोग। अब की बात तो चुनाव आयोग को भी नहीं बख्शा, उसको भी इन्होंने ले लिया कि चुनाव आयोग एक तरफा कार्य कर रहा है। तो ये अगर एक तरफा हो रहा था तो ये आपकी सीटें ये क्यों आ रही? तो इनकी ये फितरत है कि झूठ बोलो और बूमर फैलाओ, जनता को गुमराह करो। मगर जनता जो जनादेश देगी वो तो दिखाई देगा, वो तो सामने दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, ना विश्वास करेगी कि भारतीय जनता पार्टी आम जनता में विश्वास करती है, चंद्रशेखर दोबारा आगे हो गए, जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें विश्वास करती है। हमने सबका सम्मान किया है और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अगर हमारी, जैसे अभी गर्ग साहब कह रहे थे, हम गर्ग साहब की बात से बहुत अच्छी तरह आप कह रहे थे दोनों सीटों से हारेंगे, वायनाड से भी हारेंगे राहुल गांधी और रायबरेली से भी हारेंगे, दोनों से आगे चल रहे हैं। देखो, मैं आपको बहुत अच्छी भूपेश जी बात बताना चाहूंगा। अगर राहुल जी इतने ही कॉन्फिडेंस थे अपनी जीत से, तो उन्हें एक सीट से चुनाव लड़ना चाहिए ना, दो जगह से क्यों लड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं तो मन में डर होगा कि अगर एक जगह हार गए तो एक तो बना रहेगा। अगर इतने ही कॉन्फिडेंस थे तो सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ के क्यों जो राज्यसभा से गई, उन्हें तो चुनाव लड़ना चाहिए। कोई उन्हें धूप में खड़े होकर तो लड़ना नहीं था, उन्हें तो सिर्फ नवाकान भरना था और पार्टी चुनाव लड़ती। कहीं तो डर था। तो ये चीजें सोचना पड़ेंगी कि इनके अंदर डर तो था, वो ठीक है। जनता कहाँ से क्या कर रही है, हमारे कैंडिडेट कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, उसका बेनिफिट जरूर मिल रहा है इनको। हो सकता है कि ये ट्रेंड अभी और बदले। क्या यूं कहें कि कैंडिडेट के सिलेक्शन में कुछ कमी रह गई? संजय जी, आपकी बात से मैं कहीं ये गलत नहीं मानता हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी जरूर होगी। अगर इस तरह के जो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता धनंजय गिरी हमसे बने हुए हैं, धनंजय जी या समझाए? अच्छा, नहीं है तो चलिए, खैर वो अब फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़ पाया है। ये समझाए कैप्टन साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा तो नहीं दिख रहा है, जो 225 पे इंडिया आगे जा रही है और आप घटते जा रहे हैं। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो हम नहीं कहेंगे संजय जी। बाकी इतना जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट चुनाव थोड़ा सा जो ठीक होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारे विकास कार्य में, मोदी जी की मेहनत में, प्रधानमंत्री की छवि में कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत पूरे देश ने उनको जो है ना आज भी सर पे बैठा के रखा है और कभी भूलेगी भी नहीं, और देश पूरा कह रहा है। मगर वही बात जो आप कह रहे हो, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट के चुनाव में छोटी पूरी कमियां हुई हैं। इसीलिए कैंडिडेट का विरोध हो सकता है, पार्टी का विरोध नहीं है, ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री का विरोध है। कैंडिडेट जरूर क्षेत्र में एक बार जीतने के बाद ऐसे कुछ कैंडिडेट होते हैं जो आम जनता से संपर्क में नहीं रहते, अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में नहीं रहते, तो वो कमजोरियां दिखाई दे रही है। एक बार रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। पूजा, आप यदि हमें सुन पा रही हैं तो जरा लेटेस्ट अपडेट क्या आ रहा है, जरा तमाम स्टेट्स का जरा बताएं। पूजा जी जी
क्या अपडेट है, जरा हमें भी बताएं बिल्कुल सारे देखिए, स्टेट्स का। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे मैं राज्यवार तरीके से लगातार कोशिश हम कर रहे हैं कि कैसे दर्शकों को अपडेट देना चाहिए। कंचन के पास अपडेट है। कंचन, तमाम राज्य चाहे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छी बढ़त के साथ 2019 में आगे बढ़ी थी। 24 में क्या हाल लग रहा है? बिल्कुल 24 में मैं बताऊं, लेकिन इससे पहले तो एक चीज़ जानने बहुत ज़रूरी हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन और इंडिया गठबंधन में अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 80 में से 42 सीटों पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन दिखाई दे रही है और 37 पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए दिखाई दे रही है। और वहीं अगर हम बात करते हैं पंजाब की इन 13 सीटों पर भी किस तरह से काफ़ी मेहनत की गई है, लेकिन इन सीटों पर बात की जाए तो यहाँ पर अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल जो है बठिंडा सीट से आगे चल रही हैं। करनाल सीट की अगर बात की जाए तो बाईपोल इलेक्शन भी यहाँ पर हुआ है, क्योंकि इस सीट को खाली करना पड़ा था जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने अपनी सीट को खाली किया था। नायब सिंह सैनी इस समय बता दें आपको 13,668 मतों से आगे चल रहे हैं। और करनाल सीट पर ही अगर बात की जाए मौजूदा सांसद की तो वो भी यहाँ से आगे चल रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर आगे चल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उधमपुर और जम्मू रियासी सीट की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और दोनों ही सीटों पर इस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर में आगे चल रहे हैं और जम्मू रियासी सीट पर जुगल किशोर शर्मा जो है वो आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए बारामूला से, यहाँ पर सज्जाद लोन आगे चल रहे हैं, उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं। और अनंतनाग राजौरी से बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती पीडीपी जो है वो यहाँ पर पीछे चल रही है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ पर 2019 के बाद जब देखें तो ये चुनाव अब हुआ है और जनता के बीच में आर्टिकल 370 हटने के बाद और यहाँ पर जिस तरह से आतंकवाद पर नकेल कसने के लिहाज से जिस तरह से यहाँ पर कार्य किए गए हैं, विकास कार्य किए गए हैं, शायद यही वो जनता का रुझान है जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारती है और यहाँ पर दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गेन करती हुई नजर आ रही है। हाँ, मतलब उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन कांटे की टक्कर पे है। बिल्कुल कांटे की टक्कर पर है। और खंडूर साहिब सीट की एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ 50,000 मतों से इस समय अमृतपाल जो कि निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, खालिस्तानी समर्थक भी बताए जाते हैं, और यहाँ पर वो इस सीट से आगे चल रहे हैं। पंजाब की सीट की अगर मैं बात करूँ। ठीक है रचना, आपके पास क्या अपडेट मिल पा रहा है फिलहाल? पूर्वी अगर बिल्कुल पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में कांथी से बीजेपी के शुभेंद्र अधिकारी आगे चल रहे हैं। और फिलहाल अगर बात करें टीएमसी की तो टीएमसी को 21 सीटें और बीजेपी को 19 सीटें मिलती है। अगर ये रुझान वाकई नतीजे में तब्दील होते हैं तो बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा जरूर मिलता है, क्योंकि पिछली बार 2 से 18 पर पहुंची थी। एक बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिला था। अगर बहरामपुर की बात करें जहां से यूसुफ पठान टीएमसी की तरफ से हैं और अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की तरफ से हैं, यहाँ पर यूसुफ पठान की बात करें तो पहले वो शुरुआत में आगे चल रहे थे, लेकिन अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं। और अधीर रंजन चौधरी का जो मुकाबला है वो सीधे बीजेपी के प्रत्याशी से है। तो अधीर रंजन चौधरी तकरीबन 1100 वोट से वो आगे चल रहे हैं। और अगर यहाँ पर बात करें हम पूर्णिया सीट की, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, पप्पू यादव यहाँ से निर्दलीय चुनाव मैदान में है, तो यहाँ से वो पीछे नजर आ रहे हैं। अगर पूर्णिया सीट की बात करें तो 2009 और 2004 में भाजपा ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। हालांकि पप्पू यादव की बात करें तो कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन निर्दलीय उन्होंने जरूर मैदान में थे क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें नहीं उतारा था वहां से। तो फिलहाल वो पीछे चलते हुए जरा झारखंड में खूंटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अर्जुन मुंडा का क्या हाल है, जरा सा उस बारे में कुछ जानकारी दे सके कि वो पीछे चल रहे थे। हाँ। ये जानकारी हमारे तक आई थी। ठीक है, झारखंड का अपडेट रचना। बिल्कुल, अर्जुन मुंडा की बात करें तो 3 बार के सीएम रह चुके हैं वो झारखंड के, और यहाँ पर जो है काफी बड़ी टक्कर उनको देखने को मिल रही है। 4 चुनावों में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है जीत दर्ज की थी। और अभी फिलहाल जो मिल रहा है अपडेट वो ये है कि 24,000 वोट से अर्जुन मुंडा पीछे चल रहे हैं। पहले 24,000 वोट से, बिल्कुल 24,000 वोट से। अगर पिछली बार की बात करें तो जो हार और जीत का अंतर था वो तकरीबन 1400 वोट का था, 1400 वोट का था। और अभी फिलहाल कुछ देर की पहले की बात करें तो 3600 था, लेकिन अब अचानक से 24,000 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। 23,736 का ये आंकड़ा है जहाँ पे अर्जुन मुंडा जो है इतने वोटों से पीछे चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश का मैं एक बार अपडेट लेना चाहूंगी, ऋषभ आपके पास। जी बिल्कुल, आंध्र प्रदेश में मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस की राह जो है आसान नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कडप्पा अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वाईएस शर्मिला, वो लगभग 1.5 लाख वोटों से पीछे चल रही हैं। इसी के साथ उस सीट पे जो है वाईएसआरसीपी के हैं वाईएस अश्विन, वो जो है लगातार 26,000 वोटों से आगे हैं। अगर नेल्लोर विधानसभा लोकसभा सीट की बात करूं तो विजय साई रेड्डी जो है
YSRCP के हैं 46,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसी के साथ मैं पूजा बता दूं कि TDP के जो प्रत्याशी हैं वो लगभग 46,000 वोटों से आगे हैं। इसी के साथ मैं आपको राजमुंदरी लोकसभा सीट की अगर मैं अपडेट बताऊं तो बीजेपी प्रत्याशी लगभग 1.2 यानी कि लगभग 1,20,000 वोटों से आगे हैं। वहीं राजमपेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी शेख बशीर वो लगभग 1.25 लाख वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसी के साथ तिरुपति लोकसभा सीट की और मैं बता दूं आपको तो यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी 1.1 लाख वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो कांग्रेस की राह बहुत आसान नहीं लग रही है आंध्र प्रदेश। चलिए पूजा, मैं आपको बता देता हूं आंध्र प्रदेश के जो राज्य हैं उनमें कौन कौन सी सीटों पर फिलहाल जो मौजूदा रुझान है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें 39 में से DMK 21 पर फिलहाल बढ़त बना हुए है। INC यानी कि कांग्रेस पार्टी 9 पर, VCK 2 पर, CPI 2 पर और CPIM 2 सीटों पर। फिलहाल PMK 1 सीट पर वहां पर आगे चल रही। केरल की बात करें तो कांग्रेस 13 सीटों पर, यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी कहीं से भी बढ़त नहीं बनाए हुए हैं। बिल्कुल, इसको भी क्लियर कीजिए। बीजेपी का फिलहाल खाता खुलता हुआ नजर वहां पर नहीं आ रहा है। ठीक, यानी टफ टास्क कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को वहां पे कुछ देर के लिए देखा गया था। देखा जाए तो कहीं ना कहीं अन्नामलाई वहां पर मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन फिलहाल अब वो भी पिछड़ गए हैं और तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुलने की जो एक उम्मीद थी अब वो भी उन्हीं के साथ फिलहाल वहां पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। डिफरेंस बता सकते हैं कि जो कैंडिडेट उतारे हैं अन्नामलाई एंड ऑल, वो सब कितने वोटों से पीछे चल रहे हैं? सर आंकड़े थोड़ी देर में आ जाएंगे, आंकड़े फिर आपसे साझा किए जाएंगे। कुछ 1200 वोटों से बताया जा रहा है यहाँ पर कि अन्नामलाई संजय जी पीछे चल रहे हैं। की संभावना भी है क्योंकि बहुत कम मार्जिन है। बहुत कम मार्जिन है निश्चित रूप से। तो ये रुझान मुझे लगता है अदला बदली के रूप में निश्चित रूप से देखे जा रहे हैं। जी, पश्चिमी भारत तो मैं बताऊंगी आपको कि महाराष्ट्र की उत्तर मध्य मुंबई की बात कर लें तो देखिए इसमें उज्जवल निकम पहली बार उतरे हैं और आगे हैं, क्योंकि देखिए वर्षा गायकवाड़ हैं जो कांग्रेस से वो पीछे चल रही हैं। और पिछली बार की बात कर ले 2019 में तो पूनम महाजन जो बीजेपी की थी वो विजय घोषित हुई थी, लेकिन उज्जवल निकाय जो पहली बार उतरे अभी आगे चल रहे हैं। और अब इस सीट की बात कर ले तो इस सीट से किसी भी पार्टी का दबदबा नहीं रहा है, क्योंकि कभी बीजेपी, कभी शिवसेना, कभी कांग्रेस और RPI रही है। अब हम उस्मानाबाद की बात कर ले तो 44 सालों तक जो कांग्रेस का गढ़ रहा है एक छत्र 2009 में NCP पर रहा है, अभी इस समय राजेन निम्बालकर आगे चल रहे हैं, वो भी शिवसेना UBT से आगे चल रहे हैं। पूजा, ठीक है, ये बड़ा अपडेट है। अच्छा, वरिष्ठ पत्रकार है रोहित शर्मा जी हमारे साथ न्यूज रूम में लगातार बने हुए हैं। क्या लग रहा है कि 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने ईशान जी, मैं आ रहा हूं आपसे रिएक्शन लेने के लिए अभी तुरंत और बयां कर रही है। 295 राहुल गांधी ने जरूर कहा था, वो हालांकि थोड़ा करीब दिख रहे हैं। अब तो बीजेपी 272 क्रॉस करती टफ दिख रही है। इनकी साथ प्रॉब्लम ही ये रही है, इनके असेसमेंट्स गलत थे और इनके अलायंसेस गलत थे। महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो जो अलायंसेस थे इनके साफ पहले से पता था कि जितना भी कार्डर है वो उनके साथ नहीं गया है, चाहे वो शिवसेना हो या वो NCP हो। टूटी हुई फ्रैक्शंस दोनों के कार्डर उनके साथ नहीं गया था। बीजेपी अपने कोर एरिया विदर्भ में हारती दिख रही है, क्यों? अलायंसेस की प्रॉब्लम। तो यही चीज ओवरऑल पैन इंडिया दिख रही है, हमें अलायंसेस इनके ठीक नहीं थे। बीजेपी में कोई अंदरूनी खटास बीजेपी में की वजह से ये अंदरूनी तो वो है ही जो है, जिसको कोई नहीं बोल रहा है। चाहे आप बोलिए कि गडकरी साहब की हो, चाहे वो RSS की तरफ से हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि बीजेपी के जो अलायंसेस थे वो बहुत खराब रहे इस बार, बहुत अच्छे नहीं रहे, पेइंग नहीं रहे। ठीक है, ये पूजा हम फिर रुक करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं, हम आपका फिर रुक करेंगे अपडेट के लिए। ईशान त्यागी, जरा क्विक रिएक्शन आपका अब तक के जो रुझान आ रहे हैं और बढ़त को लेकर। 228 पर फिलहाल इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो वहाँ तो इस बार बराबर का टक्कर चल रहा है साहब, आपकी और बीजेपी के बीच। देखिए, एक कहावत है, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस बार ढंग से तो हमने जिस तरह से धरातल पे चुनाव लड़ा, हमने जनता के बीच में चुनाव लड़ा, हमने, सुन लीजिए मेरी बात पूरी पहले, हमने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, हमने 35 साल में जो बढ़ी हुई महंगाई है उसका मुद्दा उठाया, हमने अग्निवीर का मुद्दा उठाया, हमने किसानों की बात करी, हमने नौजवानों की बात करी, हमने महिलाओं पे होते हुए अत्याचारों की बात करी, हमने महिलाओं को कैसे हम सशक्त करेंगे सरकार में आने में, वो उसकी बात करी। तो उसी का जो इफेक्ट है वो आपको दिख रहा है इन रुझानों में, और जितने भी एग्जिट पोल थे वो ध्वस्त होने का काम हो रहे हैं। और अगर आप धीरे धीरे देखेंगे तो 2 घंटे बाद ये आंकड़ा जो है आपको ये 250 के पार दिखेगा, और उसके बाद 4 घंटे बाद ये आंकड़ा आपको 280-290 के पार दिखेगा। और अभी मेरे सम्मानित साथी पैनलिस्ट कह रहे थे कि जनता ने
कि जनता ने मोदी जी को सर पे बैठाया हुआ है। अरे देखिए, जनता ने 2014 में और 2019 में मोदी जी को पलकों पे बैठाया था, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से जनता के साथ खिलवाड़ किया है और वो सर पे जाके बैठ गए मोदी जी जनता के, तो ये इसी का सर से उतारने का काम भी जनता वोट के माध्यम से कर रही है। अभी देखिए, अभी से ही, अभी तो शुरुआती रुझान आ रहा है, अपडेट आ रहा है, और ये बात करता हूँ ईशान जी, जरा न्यूज रूम में कुछ ब्रेकिंग न्यूज है आप ही के लिए। हाँ बताएं पूजा, क्या खास है? यहाँ पे आ रहा है, देखिए कि कंचन का मैं रुख करूंगी इसके बाद कि जयपुर से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है मंजू शर्मा, जो कि एक बहुत अच्छे अंतर के साथ में जीत हासिल कर चुकी हैं। ओवर टू यू कंचन। बिल्कुल, जयपुर ये पहली और बड़ी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये बड़ी विक्ट्री जयपुर से आ गई है। आपको बता दें, मंजू शर्मा जो है यहाँ पर 2,48,000 मतों से जीत चुकी हैं और इन्होंने यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास को हरा दिया है। ये पहली विक्ट्री जयपुर से, राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के खाते में। कितने मतों से अंतर? 2,48,000। 2,48,000 ऐसे मत जो कि कुल 2.5 लाख मतों से वो जीती है। वाह, आपको बधाई भाई कैप्टन राय सिंह। एक रुझान जीत में तब्दील हुई है, लेकिन निशान त्यागी जो कह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे देखते जाइए किस तरीके से ये जो फिगर है उसमें चेंजेज आएंगे बड़े क्विकली। ये बात सही है। 229 में फिलहाल अब इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, 294 पर एनडीए। तो प्रतिभा जी क्या कहेंगी आप, क्योंकि इंडिया बहुत पीछे नहीं है। संजय जी, देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इंडिया पीछे है या बराबर में है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इंडिया वाले शुरू से ही हमसे पीछे हैं और आगे भी पीछे रहेंगे। अभी तो हमारा खाता खुला जयपुर राजस्थान से, क्लोज भी हम ही करेंगे और ये इंडिया वाले बीच में दबकर रह जाएंगे। इनके पास न नेता है न नीति है। ये किस आधार पर सरकार बनाने का दावा करते हैं? और भाई किसका चेहरा ये आगे रखेंगे? कौन होगा इनका चेहरा? तो इनके पास कुछ है नहीं भाई। एनडीए की सरकार देश में बनने जा रही है। हम आश्वस्त हैं और आपको भी आश्वस्त कर दे रहे हैं। हम तो लोकतंत्र को आश्वस्त देखना चाहते हैं। इंडिया वाले बस, जो भी जीतेगा लोकतंत्र जीतेगा। वो इंडिया वाले को हम मिठाई खिलाएंगे 4-5 बजे के बाद। चलिए, हमारी ओर से आपको भी शुभकामना, क्योंकि ईशान त्यागी भी दावा कर रहे हैं कि भाई ये फिगर देखिएगा कितना जल्दी जल्दी चेंज होता चला जाएगा अगले 2 घंटे में। तो ईशान जी, आपको लगता है कि कुछ चेंज होने वाला नहीं है? ठीक है ईशान जी, ये बताएं कि था ना, तो ये फिगर आपके चैनल पे ही 210-215 के आसपास था। ये बात तो सही कह रहे हैं आप। और अब देखिएगा, अभी थोड़ी देर में ही ये आंकड़ा 230 के आसपास पहुंच गया है। तो मैंने ये पहले भी बोला था कि ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। कोई बात नहीं, हम मिठाई खा लेंगे। आप हारने के बाद हमें मिठाई खिलाना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सबके साथ मिठाई खा लेते हैं। लोकतंत्र की जीत के लिए मिठाई खिलाना चाहते हैं वो। भाई, जो भी जीतेगा वो लोकतंत्र जीतेगा। आप अभी 65 सीटों नहीं, देखिए, लोकतंत्र में जनता ने ये दिखा दिया है इस बार कि जनता ही जनार्दन है। कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस देश से ऊपर नहीं है। जिस तरह की धारणा प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग में बन गई थी कि वो इस देश से ऊपर हो गए हैं, इस देश के बाप बन गए हैं, जैसे उनके कई नेता बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी भाषा नहीं है, उनके कई नेता बोलते हैं ये बातें। तो ये जनता ने ध्वस्त करने का काम किया है। और अभी से ही सुन लीजिए, अभी से ही ये बात चलने लगी है कि कैंडिडेट सिलेक्शन गलत हो गया, यहाँ पे कैंडिडेट बीच में नहीं जाते थे जनता के। अरे प्रधानमंत्री जी तो खुद बोलते थे कि आपका वोट सीधा मुझे आ रहा है, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो अगर हार का आप जीत का श्रेय ले सकते हैं, तो हार का ठीकरा भी आप ही के सर पे फूटेगा। एक चीज बताइए, 4 घंटों की करीबन काउंटिंग हो चुकी है, अभी भी 60 सीटों से आप एनडी गठबंधन से पीछे चल रहे हैं, फिर भी आप जीत मान रहे हैं अपने आप की। 4 घंटे में तो करीबन जो रुझान होते हैं, मान के चलते हैं कि वो फैसले के आसपास ही होते हैं। ईशांत भाई, नहीं, जो 4 घंटे की अभी तक वोटिंग हुई है, अगर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल, करीबन 60-61 सीटों पे आप पीछे हैं। हाँ, तो जो 4 घंटे की वोटिंग हुई है, अभी काउंटिंग हुई है, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अगर आप आंकड़े देखेंगे, तो जो गैप है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के या इंडिया गठबंधन के जो
हमारे प्रत्याशी हैं और एनडीए के प्रत्याशी के बीच में वो बहुत कम है, वो मार्जिनल गैप है। 10,000, 12,000, 8,000, कितने सीटों का है? 1400 तक का भी गैप है कई जगहों पे। कितने सीटों तो का ये है? सब गैप अभी कवर होंगे धीरे धीरे। ठीक है, वो तो दोनों पार्टियां हक है, आपको हक है अपने पक्ष में इसको जाता हुआ देखना, लेकिन अभी भी एनडीए बहुत कमजोर नजर नहीं आ रही है। मेरा सवाल ये था, आपने कहा कि मोदी जी हार गए हैं। अफजल भाई से एक क्विक रिएक्शन लेने दीजिए मुझे। अफजल भाई, क्या आप जी हाँ पानी पी लिया आपने, जी, अच्छी जी, बात है। ये बताया, समझाएं कि ये जो तस्वीर सामने आ रही है, अब मेरा एक विनम्र सवाल आपसे है और ईशान त्यागी से भी होगा, बारी बारी से आप लोग जवाब दे दीजिएगा। जी जी जो तोहमत आप लोग लगाते थे चुनाव आयोग पर, जी, जो तोहमत आप सरकार के अप्रोच पर लगाते थे कि सारे इंस्टीट्यूशन को अपने कंट्रोल में कर लिया है और लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया है, अब इससे बरी कर देंगे आप यदि ये तस्वीर रही तो? सर, अगर मान लो हम चुनाव जीत गए तो क्या हम ईवीएम को कैटेगरी सवाल उठाना हमारा गलत हो जाएगा? सर, इसी ईवीएम के दम पर आप जीत भी रहे हैं ना, यदि जीत रहे हैं तो देखो सवाल, तो फिर सवाल किस बात का? अगर आप ये सोचते हैं कि हम किसी संस्था पर कि आप वो ये सरकार चाहती है कि हम पुलिस पे सवाल ना उठाएं, ये सरकार चाहती है हम जुडिशरी पे सवाल ना उठाएं, ये सरकार चाहती है हम मीडिया पे सवाल ना उठाएं, ये सरकार चाहती है चुनाव आयोग पर सवाल ना उठाएं, हम अब मौन होकर बैठ जाएं? ये हम मौन होकर बैठ जाएं? ईशान त्यागी, आपके साथी से भी ले लेता हूँ। ईशान त्यागी, क्या आपके क्या विचार बनेंगे यदि ये फिगर बढ़ते बढ़ते आपके पक्ष में यदि जाता है तो? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम जीत तो रहे ही हैं, लेकिन जो हमारा इलेक्शन कमीशन पे स्टांस है इस बार, वो वही स्टांस है, मैं उसकी स्टांस पे अडिग हूं कि इस बार के इलेक्शन कमीशन ने और प्रशासन ने पूरी कोशिश करी कि कैसे ना कैसे करके भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चुनाव रखा जाए, और वो उनकी गलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत रही है, उनकी ये राजनीतिक शैली रही है कि कैसे न कैसे करके जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं और इलेक्शन कमीशन जैसी बड़ी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पे दबाव बनाया जाए, उनके अधिकारियों पे दबाव बनाया जाए और कैसे न कैसे करके विपक्ष को घेरा जाए और विपक्ष को परेशान किया जाए। तो यही सब चीजों को हम साफ करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, वापस जो हमारा एक संघीय ढांचा है उसको दुरुस्त करने के लिए वापस जब सरकार में आ रहे हैं आज, तो हम इन चीजों को दुरुस्त करेंगे दोबारा से, और वापस जो स्टेटस को है 2014 से पहले का कि लोकतंत्र जैसे हमारा फल फूल रहा था, वो वापस उसको फलने फूलने का हम दोबारा से वो करेंगे, ठीक है, रिवाइव करेंगे। सिद्धार्थ यादव बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपका स्वागत है सिद्धार्थ जी। फिलहाल क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी शुरुआती रुझान आने शुरू हुए हैं और 4 घंटे गुजर गए साहब, से ट्रेंड्स भी आने शुरू हुए, लगभग 4 घंटे गुजरने वाले हैं। एनडीए का मार्क 200, मैं अपनी बात पूरी करूं अगर आप मेरे को मौका देंगे तो? बिल्कुल, पूरी बात आप ही का सुनना चाहता हूं। हाँ, बताएं। अच्छा, आप अनुमति देते तो मैं कहता हूं। सुबह जब से ट्रेंड्स आने शुरू हुए हैं तब से लगातार एनडीए 272 के मार्क को क्रॉस करके है। अब ये रुझान है, जब परिणाम में परिवर्तित होंगे। बहुत अच्छा कंटेस्टेड चुनाव रहा है और चुनाव में अच्छी लड़ाई होना कोई गलत बात नहीं है, पर जब परिणाम निकल करके आएंगे तो परिणाम उसी ओर होंगे। तीसरी बार हिस्टोरिक हैट्रिक, तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो भरपूर विश्वास देश की जनता ने जताया है, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये परिणामों में झलकने जा रहा है। सरकार तो रुझान भी बता रहे हैं अभी एनडीए इज वे अबव द 272 मार्क, कोई चांस नहीं है अभी जो ये इंडी वालों का, पर हाँ कुछ घंटों की इनकी खुशी है, हम इनको ये अवसर देते हैं। हाँ, बिल्कुल खुशी मनाइए। परिणाम जो देश की जनता ने तय किया है वो पेटियों में बंद हो चुका है, और जब तक अंतिम पेटी नहीं खुलेगी तब तक पूरे परिणाम हम सबके सामने नहीं आ सकते। कांग्रेस का ये भी कहना है कि चुनाव आयोग के प्रति जो पार्टी का स्टैंड रहा है वो अभी भी कायम है, बेशक ये नतीजे उनके पक्ष में चाहे क्यों ना आ जाए। नहीं, उनने तो अपना स्टैंड बहुत पहले से ही क्लियर किया था। दिग्विजय सिंह उनके बड़े नेता ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी के 295 आई तो ईवीएम ने अच्छा काम किया, अगर कांग्रेस पार्टी उससे कम आई तो ईवीएम ने खराब काम किया। इनका स्टैंड तो परिणाम आधारित ही है। इसलिए ये जो पार्टी हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करना, या ये जो एक पूरे अलायंस का एक
एक मिशन हो चुका था कि देश की डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को कमतर आंककर उनको कमजोर करने की जो एक बात थी, वो ये लगातार करते रहेंगे, उसमें बाज नहीं आने वाले। अच्छा, एक हमारे केंद्रीय स्टूडियो में बैठे हुए आम आदमी पार्टी के नेता है अफजल साहब, वो आपसे रूबरू होना चाहते हैं कुछ सवालों के साथ। पूछिए अफजल साहब। सिद्धार्थ भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब देश की जनता और सारे पॉलिटिकल लोग इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठा रहे हैं, तो आप उनका समर्थन कैसे कर रहे हैं? आप भी तो एक राजनीतिक पार्टी हैं। मैं आपके प्रश्न में ही थोड़ी सी गलती है, उसको करेक्ट कर देता हूं। अगर आप प्रश्न उठा रहे हैं तो आप अपने प्रश्न की शुरुआत इससे मत करिए कि देश की पूरी जनता प्रश्न उठा रही है। नहीं उठा रही, यही आप लोगों की कमी है। आप लोग जमीन पर चुनाव लड़ते होते तो आपको देश के मुद्दे भी अलग लगते। बार से लोकसभा में आपको शिकस्त मिली और बाद में इतने 40 से ऊपर विधानसभाओं में आपको शिकस्त मिली। इसलिए अब आपके डाउट के आधार पर तो हम अपना डाउट नहीं करेंगे, पर अगर आपने डाउट किया होता कर्नाटक में, आपने डाउट किया होता हिमाचल में, तो भी तो डाउट की बात होती। जब आपके डाउट की कंसिस्टेंसी नहीं है, आप भी तभी डाउट करते हैं जब आपको लगता है कि हमारे तो पैर कांपने वाले हैं और परिणाम हमारे विपरीत आएगा, तो फिर आपको इसमें क्या कहा जाएगा। सिद्धार्थ जी, एक सवाल का जवाब मेरा भी दे दीजिए आप। जब आप कहते हैं कि विपक्ष ज़मीनी मुद्दों को नहीं उठाया या विपक्ष ज़मीन को नहीं पहचान पा रहा है, लेकिन 228, 229 के आंकड़े जो है कहीं न कहीं उन मुद्दों को उठाने का नतीजा ही दिख रहा है अभी तक। देखिए, ऐसा आपको रुझानों में निश्चित रूप से लग रहा है, आपको आप कह भी सकते हैं। मैं फिर दोहरा देता हूं, देश में सरकार 272 से ऊपर की बनती है। अगर 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने चलाई और पहली बार इतने प्रोपेगेंडा के बावजूद, जब ये कहा जा रहा था ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसके बावजूद रुझानों में भी शुरुआत से सुबह से देश की जनता ने जो अपना मत दिया है, उसमें एनडीए की तीसरी बार की सरकार बन रही है। तो इसमें इससे अधिक विश्लेषण के लिए क्या बच गया? सर, 400 हम बता पा रहे हैं कि देश की जनता ये बात मन बना चुकी थी। सर, 400 पार का अब हम क्या करें, जब आप लोग कहते थे कि हर हाल में, और 370 तो कम से कम आ ही रहा है बीजेपी को। तो 5 बजे तक का इंतजार करें। 400 पार हमने सुबह 11 बजे के लिए तो नहीं कहा था, हम तो 5 बजे के लिए आपको इंतजार करिए, परिणाम आने दीजिए। और हम नाराज लोगों के बीच में बिल्कुल मजबूती के साथ लेकर के गए थे और हमने लोगों से भी आह्वान किया था। और देश की जनता जो आंकड़ा हमको देगी और हमारी सरकार में देगी, वो हमारे सर माथे है। 5 बजे का इंतजार करिए, देखते हैं हम आप और 400 के आंकड़े पर, या जो आप हमसे इस पे बात करना चाह रहे हो, कितनी हो पाएगी। ईशान त्यागी, 231 पर अब आप आगे चल रहे हैं रुझान में, और 291 पर एनडीए। 5 बजे तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, बिल्कुल, जब तक वो आखिरी वोट नहीं गिनी जाती, मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक बोला, जब तक आखिरी वोट नहीं गिनी जाती तब तक हार जीत का फैसला नहीं होता है। तो पहली बात तो ये है कि अभी 5-6 बजे तक जब तक वोटिंग खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम भी अपने आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं उस पर। हमारे जितने भी काउंटिंग एजेंट्स हैं, हमारे धरातल पे जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो बिल्कुल अडिग रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी इस तरह की प्रशासन के जरिए कोशिश न कर पाए कि जिससे लोकतंत्र को हनन होने का काम हो। और मेरे छोटे भाई हैं सिद्धार्थ भाई से सिर्फ केवल इतना ही सवाल है कि 400 पार का वादा करते थे, वो 400 पार के गुब्बारे का क्या हुआ? वो 400 पार का गुब्बारा आज फट गया, तो कह ही रहे हैं, क्यों फटा? पहली बात तो कीजिए ना। और दूसरी बात, अभी जैसे मैंने पहले भी सवाल पूछा था देखिए, प्रैक्टिकल बातें और इम्प्रैक्टिकल बातों में बहुत फर्क होता है। अब प्रैक्टिकल बात तो ये है कि इस समय मोदी जी की सरकार जा रही है और क्या बोलते हैं, जो मैंने सवाल पूछा था कि अभी से ही जो ठीकरा है हार का, वो कैंडिडेट सिलेक्शन पे फोड़ना शुरू कर दिया है। जो ठीकरा है हार का, वो अन्य नेताओं पे फोड़ना शुरू कर दिया है। और अभी आप देखेंगे जैसे जैसे इनकी टैली कम होगी, जैसे जैसे इनके आंकड़े कम होंगे, इनके आंकड़े 250 से नीचे जाने जब शुरू हो जाएंगे, तो ये जो चित्र आ रहा है मोदी जी का इसके सामने, नंबरों के सामने, ये हो सकता है कि चित्र बदल के जेपी नड्डा जी का चित्र कर दे, वहां पर किसी और का चित्र बना दे, वहां पर किसी और की फोटो। एक बार जैसा मैं दोनों बड़े भाई छोटे भाई का रिएक्शन में देख लेता हूँ। छोटा भाई मुस्कुरा रहे हैं उनके हार के ठीकरा भी आप। ठीक है, सिद्धार्थ यादव जी का रिएक्शन सुन लीजिए आप। सिद्धार्थ जी, आप ही जवाब दीजिए, मैं इसमें कोई सवाल नहीं करने वाला। नहीं, पहली बात तो ये आप दोनों भाई का मामला है। इनकी अच्छी स्थिति है। देखिए, ये कमाल है। पहले दिन से भाजपा की 400 सीटों पर इंडिया अलायंस ने नजर बनाई, 399 भी आ गई, तो इनकी मॉरल विक्ट्री है। वाह भाई वाह, अरे सरकार बन रही है हमारी।
हम 272 के मार्क से बहुत ऊपर हैं, तीसरी बार आने वाले हैं, फिर से सरकार बनाने वाले हैं। और चिंता देखो किनको है, चिंता बैठे हैं जो 220 बार। और जो पार्टी के प्रवक्ता ये बात बोल रहे हैं, कितना नंबर आया अभी आपका? 100। अभी 100 टच हुआ था क्या इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर? इसलिए इतनी भी जल्दी नहीं दिखानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम कौन सा हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, ये भी ऐसी दूसरी बात भी मैंने सुनी। कौन फोड़ रहा है हार का ठीकरा? पिछले 75 दिन के चुनाव में जितनी बार इंडिया अलायंस ने अपनी हार का, अपनी विफलताओं का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पर और ईवीएम पर, डीएम पर, सबके सर पे फोड़ने का काम किया, तब याद नहीं आया था। मैं पुनः दोहरा देता हूं, अभी मेरे को छोटा भाई बता रहे थे तो मैं बिल्कुल सम्मान से बड़े भाई को बताता हूं, थोड़ा सा इंतजार करिए। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार इस देश में विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएगी। ये बात तय हो चुकी है, देश की जनता तय कर चुकी है। एक बार न्यूज रूम का रुख करते हैं, फिर हम बाकी मेहमानों के पास आएंगे। पूजा, जरा समझाए कि गोड्डा सीट की यदि हम बात करें, जहां निशिकांत दुबे अब आगे चल रहे हैं, काफी देर से प्रदीप यादव वहां आगे चल रहे थे, तो क्या कितना मार्जिन है, कितना अंतर है? पूजा जी, क्या निशिकांत दुबे के बारे में अपडेट हो झारखंड से? बिल्कुल, निशिकांत दुबे का अपडेट रचना आपके पास आते हुए लेना चाहेंगे हम कि क्या अपडेट चल रहा है। हालांकि बहुत सारी सीट्स अब क्लियर होती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, निशिकांत दुबे की बात करें तो पहले वो आगे चल रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। अभी वोटों का अंतर स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल ये भी खबर आ रही है कि निशिकांत दुबे फिर से आगे हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 4000 वोटों का अंतर है जिससे वो आगे चल रहे हैं। यहाँ पर मैं अर्जुन मुंडा की भी बात करूंगी, वो जो पीछे चल रहे हैं, कालीचरण मुंडा जो है वो आगे चल रहे हैं। इधर वैशाली से अगर बात करूं तो एलजेपी की वीणा देवी आगे चल रही हैं। ठीक है अनुपमा, आपके पास आते हुए अमित शाह, क्योंकि कहीं ना कहीं सीट पे सभी की निगाहें टिकी हुई थी, गांधीनगर की सीट जो कि अब कहीं ना कहीं एक अच्छे मतों के साथ क्लियर होती दिख रही है अमित शाह। बिल्कुल 5 लाख से आगे। और देखिए, वैसे भी कहा जा रहा था कि अमित शाह का ही ये गढ़ है और अमित शाह ही फतेह हासिल करेंगे और देखने को भी मिल रही है अमित शाह की ये सीट। ठीक है कंचन, आपके पास एक अपडेट। बिल्कुल, मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान पहले आगे चल रहे थे, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि वो पीछे हो गए हैं और हरेंद्र मलिक जो है वो आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सहारनपुर सीट से, तो यहाँ पर इमरान मसूद कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे हैं। अरुण गोविल की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर उनको मेरठ सीट से उतारा गया था और पिछली बार अगर हम देखें तो उनको तकरीबन 40,000 मार्जिन से आगे चल रहे थे, लेकिन उनकी जो लीड है वो जीत और आगे बढ़ रहे हैं जीत की तरफ, लेकिन जो लीड है वो घट गई है, 15,914 हो चुकी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए चांदनी चौक सीट को लेकर के एक अपडेट आ चुका है। चांदनी चौक सीट बता दें आपको, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन जो थे 2019 में यहाँ पर जीते थे। यहाँ पर अगर बात की जाए जाति समीकरण की तो मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग भी यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन ये पूरा का पूरा बाजार वाला इलाका है। यहाँ पर चांदनी चौक मार्केट एरिया भी है और यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि इंडियन ट्रेड फेडरेशन के सचिव भी रह चुके हैं प्रवीण खंडेलवाल, और ये भी भारी मतों से यहाँ पर तकरीबन 8 लाख से ज्यादा मतों से इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। जेपी अग्रवाल पीछे चल रहे हैं। ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी के क्या हालचाल है हैदराबाद में, क्या आगे चलते हुए या पीछे नजर आते हुए फिलहाल? बिल्कुल, देखा जाए तो AIMIM असदुद्दीन वैसे लगातार बढ़त बना हुआ, माधवी लता उनको टक्कर हालांकि दे रही हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन जो है वो वहाँ पर होता नजर नहीं आ रहा है। कभी जैसे ही हो रहा है 5 से 7 हज़ार वोटों से आगे जा रहे हैं, फिर तुरंत ही वो आंकड़ा थोड़ी जैसे अगले राउंड की काउंटिंग हो रही है वहाँ पर आंकड़ा बिल्कुल बदल जा रहा है। और ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी ऋषभ के पास है, उनसे जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि माधवी लता हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी हैं जो कि 40,000 वोटों से पीछे हैं। इसी के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मोहम्मद समीर, वो लगभग 1,80,000 वोटों से पीछे हैं। वहीं बीआरएस का जो है, जो प्रत्याशी हैं बीआरएस के, वो 2 लाख वोटों से पीछे हैं। इसी के साथ मैं एक सीट का अपडेट और आपको दे दूं, करीमनगर सीट है जहां से बीजेपी प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, 1 लाख वोटों से आगे हैं वो। इसी के साथ कांग्रेस जो है, राजेंद्र राव प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो 1 लाख वोटों से पीछे हैं। वहीं बीआरएस के 1,20,000 वोट से विनोद कुमार पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट है। की सीट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, कई सारी VIP सीट्स हैं जहां पर बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों पर दाव लगाया। हावेरी की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वहां से बसवराज बोम्मई आगे चल रहे हैं, 27,884 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा धारवाड़ की अगर हम बात करें, प्रहलाद जोशी वहां से आते हैं, उनको बतौर कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है, तो प्रहलाद जोशी वहां से 89,194 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। बीदर की बात करें, भगवंत कुबा वो वहां से पीछे चल रहे हैं। सागर खंडू जो कि इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो आगे हैं। गुलबर्गा की बात
करें राधा कृष्ण, वो आगे चल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद है वो वहां पर आगे चल रहे हैं, 14,271 वोटों से तकरीबन वो वहां पर आगे चले। शिमोगा सीट की अगर हम बात करें, BY राघवेंद्र, ये BS येदियुरप्पा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के हैं, उनके बेटे हैं, वो 1,34,580 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो बड़ी बढ़त ये कह सकते हैं, तकरीबन जो बढ़त का आंकड़ा 1 लाख के पार है BY राघवेंद्र का। इसके अलावा बिलगांव सीट की बात करें, जगदीश शेट्टार, वो वहां से 44,312 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पे आएंगे, 25 सीटें हैं, बहुत देर से अपडेट नहीं मिल पाए नॉर्थ ईस्ट का। देखिए, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो अभी लगातार असम में 8 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 4 पर आगे चल रही है और AGP जो है 1 और UPPI 1 पर चल रही है। अरुणाचल प्रदेश में है जो बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है, मणिपुर में 1 पर कांग्रेस चल रही है, 1 अदर्स पर चल रही है। वहीं अगर मैं बात करूं त्रिपुरा की तो बीजेपी दोनों सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। मिजोरम में अदर्स 1 लीड करती हुई नजर आ रही है, नागालैंड में कांग्रेस और सिक्किम में भी लगातार आपको बता दूं कि इंदिरा हांग सुब्बा जो है वो जीत गए हैं। ठीक है, रोहित शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कोई प्रतिक्रिया आपकी अब तक इस लीड पर? देखिए, एक तो इन्होंने उड़ीसा में चमत्कार किया है, उड़ीसा में बहुत अच्छी इन्होंने 18 सीट्स पे लेके गए। मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप पहली बार बीजेपी ने किया है, इस बार छिंदवाड़ा भी जीत रहे हैं, पिछली बार ये छिंदवाड़ा ही हारे थे। तो उड़ीसा में अच्छा काम किया है, इन्होंने अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश में गुजरात में 2 हार रहे हैं, हालांकि पिछली 2 बार से क्लीन स्वीप था। राजस्थान में खराब काम है, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है राजस्थान में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए आंकड़ा इतना खराब कैसे होता जा रहा है? पिछली बार भी 28 सीटों पे बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 1 सीट जो आई थी खेमे में वो भी जाती हुई दिख रही है कांग्रेस के हाथ से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इनफाइटिंग कांग्रेस को लेकर डूबती है। ये आलम है कि इतने सारे वहाँ पे गुट बन चुके हैं ना कि वो आपस में लड़ते रहते हैं और बीजेपी इसीलिए तो बीजेपी इतने साल से लगातार जीत रही है। वो इनफाइटिंग कांग्रेस कर्टेल करना नहीं चाहती है या कर नहीं पा रही है। यही रीज़न है कि यूपी में भी नहीं उठ पा रही है कांग्रेस, यही रीज़न है मध्य प्रदेश, यही रीज़न है बिहार के लिए। ठीक है, तो अगर इन टोटल देखिए तो देखिए ग्राफिक के जरिए, टैली के जरिए लगातार हम आपको ये अपडेट दे ही रहे हैं कि एनडीए जो कि 292 पे आ गया है रुझान में और 230 पे इंडिया गठबंधन है। अनुपमा, आपके पास क्या अपडेट है फिलहाल? अभी तो कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पे एक बार आपके पास पूनम आते हुए। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगह जो है बीजेपी का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में लगभग स्थिति साफ हो रही है कि 29 की 29 सीटें जो हैं अभी फिलहाल बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो लगातार 10 सीटों पर जो है बढ़त है, 1 सीट को लेकर जरूर बीजेपी की संशय में स्थिति है, लेकिन वो भी कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी का परचम लहराता नजर आ रहा है। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम में है। सुशील वकील जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और सुनीता वकील जी हैं हमारे साथ में। सुशील जी, आपके पास आते हुए आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। ये जो आज रिजल्ट आ रहे हैं बड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। कल तक जो ये हम बिलीव कर रहे थे कि बीजेपी 400 सीटें तक जा रही है, वो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मेरे को लग रहा है बीजेपी 300 सीटें तक जा सकती है, लेकिन उसे आगे नहीं जाएगी। ऐसा लग रहा है कि लोगों को विकास और बाकी जो मोदी जी कह रहे थे या जो एनडीए कह रहा था वो चीज़ उन लोगों को रास नहीं आए, उस वजह से लोगों ने थोड़ा सा उधर हेर फेर कर दिया। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग परेशान कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, बाकी या जीएसटी वगैरह है, उसका असर हो गया। या डिमोनेटाइजेशन आज से इतने साल पहले हो गया, उसका असर भी अभी निकल रहा है। अदरवाइज ये चौंकाने वाला रिजल्ट है। ठीक है, सुनीता जी, आपके पास आते हुए कि देखिए एक ये बड़ी खबर आ रही है राजसमंद सीट से, जहां पे जो प्रत्याशी थे वो जीत गए हैं। मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज जिस तरह से हम आपको लगातार काउंटिंग ब्रेकिंग के माध्यम से दिखा रहे हैं, राजस्थान में बीजेपी की लगातार इस सीट से जीत हुई है। अजमेर से बीजेपी प्रत्याशी भागीरथी चौधरी की जीत हो गई है। राजसमंद सीट से महिमा विश्वेंद्र सिंह फिलहाल जीत चुकी हैं। और पैनलिस्ट हमारे साथ जो पैनल है, एनालिस्ट हैं आप, क्या लगता है आपको कि ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार तो कहीं नहीं हो गई बीजेपी? वो भी है थोड़ा, और कंप्लासेंसी भी है, सेंस ऑफ कंप्लासेंसी जो आ गई थी बीजेपी में कि हम जीत रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो था। लेकिन ये भी था कि मोदी जी ने बहुत काम किए, बहुत स्कीम्स दी लोगों के लिए, लोगों के फार्मर्स के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए उन्होंने बहुत सारी गरीब लोगों के लिए की। कोविड में उन्होंने बहुत सारी अच्छी कैश ट्रांसफर्स, राशन, फ्री राशंस, फिर सब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर्स, ऐसी चीज़ें की। लेकिन ये सच है कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक कंडीशन
वो पूरी तरह से जो मुद्दे लगातार विपक्ष उठा रहा था, बेरोजगारी, महंगाई और बहुत सारी योजनाएं ऐसी निकाली गई थी बीजेपी की ओर से, जो कि एक अग्निवीर योजना बड़ी थी जिसका विरोध बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा था बीजेपी को। जॉब लॉसेस वो काफ़ी ज़्यादा हुए। कोविड में भी, कोविड को तो खैर रीज़न ही था उसमें होना ही, लेकिन उसके बाद भी उबार नहीं पाए सिचुएशन को। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने वादा किया था 20 लाख जॉब्स वो हर साल देंगे लोगों को, लेकिन वो हो नहीं पाया। और हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस टाइम 8 इंक्रीज़ हो गई है अप टू 8%। तो ये भी एक मुद्दा है। और दूसरा है कोविड के टाइम भी हैंडलिंग ठीक तरह से नहीं। कोविड के टाइम एक्सोडस लोगों का हुआ गांव से, वो शहर से गांव, उसमें भी काफ़ी लोग मर गए। डिमोनिटाइजेशन हुआ, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों को लाइन में रहना पड़ा, काफ़ी लोग मर गए, उनके जॉब्स गए। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनके बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोष में थी। और अब शायद अब दीपाली जी आपके पास आते हुए क्या लगता है आपको कि टैली आप लगातार देख रही हैं 292 पे एनडीए और इंडिया गठबंधन 230 पर? देखिए, साफ दिखाई दे रहा है सरकार बना रहे हैं हम तीसरी बार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज विपक्ष को ये कहने का मौका नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई धांधली कर दी। इतने आरोप लगाए गए इलेक्शन कमीशन पे, कभी आपकी देख लीजिए ईवीएम पे लगाए गए हैं। तो अब वो आप देखिए एकदम हम किस प्रकार से चुनाव करा रहे हैं और हम अपनी आगे आने वाली सरकार बना रहे हैं। जनता देख रही है और आगे भी हम बढ़त बनाएंगे। अभी बहुत सारे राउंड बाकी होंगे जिसमें हम 300 के पार जाएंगे और आप बिल्कुल देखेंगे 350-300 के करीब हमारा आंकड़ा रहेगा निश्चित ही। ठीक है, तो देखिए लगातार जो है 292 पे बढ़त बनाते हुए फिलहाल एनडीए जो गठबंधन है वो लगातार देखा जा रहा है और 230 पर फिलहाल इंडिया गठबंधन जो है। अनुपमा बहुत देर से गुजरात में देखिए जैसे कि क्लीन स्वीप की थी बीजेपी ने, पाटन और बनासकांठा की बात कर ले तो कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए मतलब गुजरात में जो 2 गढ़ हैं बीजेपी के, उसमें कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं अगर अब हम महाराष्ट्र की बात कर ले, बीड की, तो बीड में आपको बता दें कि बीजेपी पीछे चल रही है और कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। देखिए 2014 में अगर जानकारी तौर पर बताएं तो गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के टिकट से जीत हासिल की थी और 2014 में जब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी, हालांकि 9 दिन बाद गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद उपचुनाव हुए, उनकी बेटी उतरी और उनकी बेटी प्रीतम मुंडे ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस नेता अशोक शंकर राव को हराया था। और यहाँ अभी एनसीपी शरद की जो है वो आगे चल रही है, आपको बता दें एसपी की। ठीक है, नीता जी से एक रिएक्शन मैं यहाँ लेना चाहूंगी कि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे अखिलेश यादव के लिए कि आने दीजिए 4 जून और उन्हें पता चलेगा कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। ये तो उलटफेर हो रहा है। लेकिन कोई उलटफेर नहीं हो रहा है, अभी टाइम है, आप देखते रहिए। यूपी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और करेंगे, रिजल्ट कोई टेंशन नहीं है। हम गवर्नमेंट तो वैसे भी बना रहे हैं, लेकिन हाँ यूपी में अभी जो दिख रहा है वो हम जो चाहते थे वो नहीं है। अभी आंकड़े और चेंज होंगे और अच्छा खासा हमारा रहेगा, 70+ ही रहेगा, इससे नीचे नहीं पूजा, रहेगा। यदि आप हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो दिल्ली का जरा मुझे बताएं, कन्हैया कुमार का क्या अपडेट है, कितने से आगे है और क्या पीछे है, क्या अपडेट है बताइए। बिल्कुल, देखिए दिल्ली की 7 सीटों पर फिलहाल हम देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी थे वो आगे चल रहे थे। हालांकि बांसुरी स्वराज को हमने देखा शुरुआती रुझान में कि वो पीछे होती नजर आई थी, लेकिन कन्हैया कुमार का अपडेट कंचन आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या है। लेकिन उससे पहले बांसुरी स्वराज का बता दूं, क्योंकि यहाँ नई दिल्ली सीट से थी और 21,000 मतों से वो यहाँ पर आगे बढ़ी हुई हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो उनका मुकाबला यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता के साथ था। और साथ साथ आप नई दिल्ली सीट की अगर बात कर रही हैं तो नई दिल्ली सीट की अगर माफ़ कीजिएगा नॉर्थ ईस्ट सीट की अगर बात करें तो कन्हैया कुमार का मुकाबला यहाँ पर मनोज तिवारी के साथ था और मनोज तिवारी जो हैं वो यहाँ पर लीड बनाए हुए हैं। उन्होंने 55,000 मतों से इस समय कन्हैया कुमार से वो लीड में नजर आ रहे हैं। हालांकि 7 के 7 सीटों पर इस समय बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की लीड बनी हुई है। प्रवीण खंडेलवाल का भी हमने जिक्र किया, वो भी यहाँ चांदनी चौक सीट से, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन के टिकट काट के यहाँ प्रवीण खंडेलवाल को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया था, वो भी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। 20,000 से ज्यादा मतों से वो यहाँ पर जीत दर्ज कर रहे हैं जेपी अग्रवाल के मुकाबले में। ठीक है, हम फिर रुक करेंगे पूजा आपका जी। इस बीच हमारे साथ 3 नए खास मेहमान जुड़ गए हैं। पल्लवी पटेल, आप जेडीयू के आधिकारिक प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है। वैभव त्रिपाठी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है और राकेश सिंह, आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। तो राकेश जी पहले आप ही बता दीजिए अब आगे क्या।
सरकार बन रही है और सरकार ठीक ठाक स्थिति में बन रही है। अभी समय है, ये हम 370 के ऊपर जाएंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। जो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उस आधार पर ये कह सकते हैं कि गरीबों का आशीर्वाद मिला है, माताओं बहनों का स्नेह मिला है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आप 370 पर पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। आप एनडीए की पूरी बढ़ती 292 दिखाई दे रही है रुझान में। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर हम 399 भी आते तब भी वो खुश होते कि नहीं 400 तो पार नहीं कर पाए, सरकार बनाने के लिए लड़ते हैं। वो 399 भी होते तब भी वो कहते हैं कि नहीं अब क्या तो 400 तो आया नहीं। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे विघ्न संतोषी लोग इस समाज में हैं, इस देश में हैं, और खास करके विपक्षी